वहीं पर एक रोहित नाम का मेरा बहुत ही बढ़िया फ्रेंड है जो कि किचनर ओंटारियो के अंदर रहता है। फाइनेंस के फील्ड के अंदर वो अपनी जॉब कर रहा है और उसी फील्ड में उसने कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई की थी। और पहले उसकी सैलरी थी $65,000 पर एनम, लेकिन अभी रिसेंटली उसने अपनी जॉब स्विच की है और अब उसकी एनुअल सैलरी है $85,000। उसकी पीआर वगैरह हो रखी है, सिंगल है, अभी फिलहाल शादी नहीं हुई है। तो अब वो कनाडा के अंदर अपना घर लेने का सोच रहा था। तो उसकी मेरे साथ फ़ोन पे डिस्कशन चल रही थी इसी टॉपिक पे भी, घर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर मैं उसकी सिचुएशन में होता तो क्या करता। तो जो चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी रिसर्च से, जो मैं लोगों से बातचीत करता हूँ जो भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो जो चीज़ें मैंने उसके साथ शेयर की वो सारी चीज़ें आपके साथ भी आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो सिमिलर से सिनेरियो में फॉल करते हैं। तो बेसिकली यार सबसे पहले तो मैंने रोहित से ये पूछा कि भाई फिलहाल तेरे कितने खर्चे हैं, महीने का कितना खर्चा हो जाता है कि जो कमरा रेंट पे लेके रह रहा है। तो बेसिकली रूम का जो उसका रेंट है ना वो है $950, क्योंकि वो प्राइवेट रूम में रहता है, डाउनटाउन के आसपास रहता है, क्योंकि उसका डाउनटाउन में ही ऑफिस है। उसके बाद उसने खाने पीने के लिए अपनी टिफिन की सर्विस लगा रखी है जिसका खर्चा उसको पड़ता है $250 पर मंथ। तो उसमें उसका बढ़िया खाना आ जाता है, सब्जियां सब्जियां, दही दही, चावल चूवल, नॉन वेज भी आ जाता है। तो ये सीन है। लेकिन उसके अलावा भी यार काफ़ी ग्रोसरीज वगैरह करनी होती हैं, जैसे कि दूध, अंडा, ब्रेड, फ्रूट्स वगैरह लेने होते हैं, या फिर कभी खुद चिकन चुकन या बढ़िया चीज़ें बनाने का मन कर रहा है, वीकेंड वगैरह पे बढ़िया बारबेक्यू चल रहा है, तो वो भी खर्चा करना पड़ता है। तो उसने मोटा मोटा बताया कि भी $200 महीने की मेरी अलग से ग्रोसरीज भी आ जाती हैं, लाइक अपार्ट फ्रॉम टिफिन। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भी वो डाउनटाउन के अंदर रहता है, उसका जो ऑफिस है वो भी डाउनटाउन के अंदर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो इसी वजह से उसने कोई गाड़ी वगैरह नहीं खरीदी है। तो कोई इंस्टॉलमेंट का खर्चा, कोई इंश्योरेंस का खर्चा वो उसके लिए नहीं है। वो कह रहा था कि भाई अभी फिक्स्ड खर्चा महीने का बंद जाएगा, तो उस चक्कर में मैं अभी फिलहाल नहीं बढ़ना चाहता। तो $100 का महीने का वो अपना पास खरीद लेते हैं। कभी कभी अगर कहीं घूमने जाना है कि भाई नायरा फॉल्स, ग्रैंड बैंड बीच या फिर कहीं भी घूमने जाना है, तो अपनी गाड़ी वगैरह रेंट कर लेते हैं दोस्त वगैरह मिल के, तो बढ़िया हिसाब किताब हो जाता है। तो गाड़ी का भी उसका कोई खर्चा नहीं है, तो सिर्फ $100 महीने का उसका ट्रांसपोर्टेशन में जाता है। और उसका जो फ़ोन का बिल है वो $70 आता है। उसके अलावा ईटिंग आउट हो गया या फिर शॉपिंग वगैरह करना हो गया, उसमें उसका महीने का अप्रॉक्सीमेटली $300 का खर्चा हो जाता है। और उसके अलावा भी उसके ऊपर से हम $200 मिसलेनियस भी मान लेते हैं कि भी इधर उधर खर्चा हो गया, कहीं भेजने हो गए या फिर कोई चीज़ पसंद आ गई वो खरीदनी होगी, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, कुछ ठीक कराना पड़ गया, एनीथिंग, तो $200 मिसलेनियस वो खर्चा हो गया। तो टोटल मिला के उसके महीने का खर्चा हो जाता है $2070, जो कि बहुत कम है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी एनुअल सैलरी अब $85,000 हो चुकी है, तो टैक्स वगैरह हटा के EI, CPP या फिर हेल्थ इंश्योरेंस और RRSP के अंदर भी उसके कुछ पैसे डिपॉजिट होते हैं, कंपनी मैच प्रोवाइड करती है। तो वो सारी चीज़ें हटा के पॉकेट में, मतलब उसके अकाउंट में $4,800 महीने के आ जाते हैं। और 2070 मतलब $2,100 अगर उसका खर्चा है, तो 4,800 में से अगर 21 से हटाएंगे तो कितना बन जाता है, जो भी बन जाता है बताता हूँ अभी। तो अगर हम $4,800 में से $2,100 माइनस कर दें, वैसे तो उसका खर्चा महीने का 2070 या फिर उससे कम ही होता है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली 2100 मान के चल रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि हर बार ही मैं ईटिंग आउट करता हूँ या फिर शॉपिंग शूपिंग करता हूँ, इतने कितने कपड़े ले लूँगा। लेकिन स्टिल हम 2100 महीने का खर्चा मान के चलते हैं, तो उसके $2,700 महीने के सेव हो जाते हैं, जिसमें से वो कुछ पैसे TFSA में डालता है, कुछ RRSP में, कुछ अपने FHSA के अंदर डाल देता है और कुछ अपने नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट में डाल देता है। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि भी RRSP, FHSA, TFSA, नॉन रजिस्टर्ड क्या होता है, तो इनके ऊपर मैंने प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और सेविंग वगैरह करके पिछले 2-2.5 साल से, मतलब 2.5 सालों से अपनी जॉब कर रहा है कनाडा के अंदर। पहली जॉब उसकी $65,000 की थी और आज की डेट में उसके $55,000 अकाउंट में सेव हो चुके हैं, जो कह रहा था कि भी मेरी डाउन पेमेंट वगैरह सेव हो चुकी है, अब मैं घर खरीदना चाहता हूँ कनाडा के अंदर। तो बेसिकली यार अगर रोहित की एनुअल सैलरी है $85,000, तो उसको अगर हम 4.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो $382,500 तक की मॉर्गेज उसको बैंक से मिल जाएगी, उतना लोन उसको बैंक से मिल जाएगा। एक रूल ऑफ थंब मान के चल लो, एक एस्टिमेट लेने के लिए, कि अगर आपकी एनुअल सैलरी कुछ एक्स अमाउंट है, उसको 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना अमाउंट की मॉर्गेज आपको बैंक से मिल जाएगी। लेकिन मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि भी सारी की सारे अमाउंट को यूज़ नहीं करना है, कि भी अगर मेरी $1,00,000 सैलरी है, 4.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो $4,50,000 हो जाता है, तो मैं $4,50,000 का लोन ले लूँगा। ये फाइनेंशियल मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं है, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, क्योंकि जितना अमाउंट आपको बैंक दे रहा है ज़रूरी नहीं है कि आप अफोर्ड कर सकते हो। अभी वीडियो में आगे आपको समझ आ जाएगा कि क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी हिसाब किताब अलग होता है, चीज़ें बहुत ही अलग होती है जब हम घर खरीद लेते हैं। तो रोहित और मेरी फ़ोन पे ये डिस्कशन हुई थी कि भी अगर 3,80,000, 3,90,000 तक का मेरे को बैंक से मॉर्गेज मिल जाती है, लोन वगैरह मिल जाता है, प्लस मेरे पास पैसा सेव्ड है, लाइक
45,000, 50,000, 55,000 अगर मैं डाउन पेमेंट कर देता हूँ, 2-3 महीने तो घर खरीदूंगा और थोड़ी सेविंग हो जाएगी। उसके ऊपर से जो लॉयर की फ़ीस होती है, लैंड ट्रांसफ़र टैक्स देना होता है जब हम घर खरीदते हैं, तो वो भी खर्चे मैं निकाल लूँगा, तो बढ़िया हिसाब किताब हो जाएगा। कनाडा के अंदर भाई साहब तेरे भाई का घर हो जाएगा। तो उसने मेरे को ये बोला। तो बेसिकली यार रोहित के साथ मैंने सिंपली यही शेयर किया कि देखो, रेंट पे रहने में और घर खरीद के रहने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर बहुत फ़र्क आ जाता है। मतलब घर खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, डेफिनेटली खरीदना चाहिए। अगर कोई बंदा अपने घर खरीदना चाहता है अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। एक स्टेबिलिटी मिलती है, कंफर्ट जोन मिलता है, लेकिन स्टिल वी शुड बी एबल टू अफोर्ड दैट, क्योंकि घर खरीदना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत सारे खर्चे ऐड अप हो जाते हैं, जिनके बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे कि क्या हिसाब किताब रहता है। लेकिन हाँ, खरीदने से पहले अपनी अफोर्डेबिलिटी चेक करनी चाहिए, अपनी फाइनेंशियल रेडीनेस चेक करनी चाहिए कि भाई हम फाइनेंशियली रेडी भी हैं घर खरीदने के लिए। तो मैंने उसको सारे खर्चे बता दिए कि भी क्या क्या खर्चे आ जाते हैं जब हम घर खरीद लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाती है यार मॉर्गेज पेमेंट। तो अगर उसका मॉर्गेज टोटल अमाउंट है 3,80,000, 3,90,000 या फिर 4 लाख के आसपास, और आज के टाइम पे जो होम लोन पे इंटरेस्ट चल रहा है वो है लाइक 3.94%, 4.1%, 4%, डिपेंड करता है हम कितनी डाउन पेमेंट करेंगे। और उसके ऊपर से अगर 20% से कम अगर हम डाउन पेमेंट करते हैं, तो CMHC एक इंश्योरेंस होती है, वो भी हमारे मॉर्गेज अमाउंट में ऐड हो जाती है। तो अगर 4,30,000, 40,000, $4,50,000 तक का घर होता है ना, तो उस केस में मॉर्गेज पेमेंट मान के चल लो 2,200, 2,300, 2,400 इस रेंज में बनेगी। तो मिनिमम केस सिनारियो मान के चल रहे हैं कि अगर उसकी $2,200 की भी मंथली मॉर्गेज पेमेंट बनती है, तो ये हिसाब किताब रहेगा। उसके बाद जब हम होम ओनर बन जाते हैं, तो घर का जो टैक्स होता है, हाउस टैक्स होता है, जो सिटी को जाता है, तो वो भी हमें खुद को पे करना पड़ेगा। जब हम रेंट पे रहते हैं तो कोई हमें हाउस टैक्स पे नहीं करना होता। तो किचनर वाटरलू जैसे एरिया में अगर $4.5 लाख का कोई घर खरीदता है, 1,300 स्क्वायर फीट या फिर 1,400 स्क्वायर फीट का घर होता है, तो कुछ $3,600, $3,700 साल का हाउस टैक्स होता है। तो $300 महीने का हाउस टैक्स ये भी ऐड हो जाएगा। अब इसके ऊपर से यार जो यूटिलिटीज़ का बिल होता है, जैसे कि गैस का, बिजली का या फिर पानी का बिल आता है, इंटरनेट का बिल आता है, तो वो सारी चीज़ें उसके रेंट में इंक्लूडेड है। अभी फिलहाल रोहित के जो $950 वो महीने का रेंट दे रहा है ना अपार्टमेंट का, तो जो अपार्टमेंट का ओनर है उसके अंदर वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो उसको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पे करना पड़ता। लेकिन अब जब रोहित अपना खुद का घर खरीद लेगा, तो यूटिलिटीज़ का भी बिल अलग से आएगा, बिजली का, पानी का, गैस का, इंटरनेट भी उसको लगवाना पड़ेगा। तो जो बिजली पानी है उसका बिल अप्रॉक्सीमेटली $200 आ जाएगा। साथ के साथ कम से कम $60 का इंटरनेट तो लगवाना ही पड़ेगा ना, $50-60। उसके अलावा उसके ग्रोसरीज के जो खर्चे थे कि भाई टिफ़िन सर्विस के $250 हो गए, या फिर अलग से जो ग्रोसरीज करता है उसके $200 हो गए, ट्रांसपोर्टेशन के उसके भी $100 मान के चल लो। लेकिन इसके बारे में अभी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वो अभी कोई गाड़ी वगैरह नहीं खरीदेगा, $100 पे करेगा मंथली ट्रांजिट को और अपना ट्रैवल करेगा, ये हिसाब किताब रहेगा। और इसके अलावा रोहित अपना जो शॉपिंग करता है, ईटिंग आउट करता है, $300 वो हो गए, $200 उसके हो गए कि मिसलेनियस कभी घूमने चले गए, गाड़ी रेंट कर ली या फिर कोई चीज़ खरीद ली, तो ये खर्चे भी रहेंगे। तो टोटल मिला के अगर देखें घर खरीदने के बाद रोहित का बेसिक जीवन जीने का जो खर्चा है ना, वो हो जाएगा $3,880, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस खर्चा जो रेंट पे रहते हुए कर रहा था। तो ये सीन है। लेकिन अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जो कि इस सिचुएशन में काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है, तो बेसिकली जो रोहित है ना, वो डाउनटाउन के अंदर रहता है, जैसे मैंने आपको बताया उसका ऑफिस भी डाउनटाउन के अंदर है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो सुबह 8 बजे उठ के आराम से नहा धो के वो 9 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाता है, या फिर कभी कभी वर्क फ्रॉम होम कर लेता है। तो हिसाब किताब बढ़िया है। और अगर सिटी में किसी काम से जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, तो गाड़ी रेंट कर ली या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लिया, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। $100 में उसका काम हो जाता है, जो वो ट्रांजिट पास वगैरह खरीदता है महीने का। लेकिन अगर $4,50,000 का वो कोई टाउन हाउस खरीदना चाहता है कि पीछे बैकयार्ड है, बढ़िया एक आधी गाड़ी ड्राइववे पे खड़ी हो जाएगी, मतलब जड़ से घर खरीदना चाहता है, तो उस केस में ना उसको डाउनटाउन के आसपास तो घर नहीं मिलेगा। प्रॉबेबली सिटी के एंड में जाना पड़ेगा उसको ठीक ठाक एक टाउन हाउस खरीदने के लिए $4,50,000 का, जो मे बी किचनर में आज के टाइम पे मिल भी जाए ना भी मिले। और अगर डाउनटाउन के अंदर वो अगर एक अपार्टमेंट खरीदता है 4 लाख का, $4,50,000 का, तो उस केस में उसकी कुछ मेंटेनेंस फीस होती है मंथली $400, $450, $350 या फिर $500-600 भी हो सकती है, जो कि टाइम के साथ प्रॉबेबली इंक्रीज ही होगी, तो वो उसको देना पड़ेगा। लेकिन मेरा पर्सनली मानना ये है कि हवा में लटकने के लिए तो कनाडा नहीं आया है, तो बढ़िया है कि बैकयार्ड हो, ड्राइववे हो, बेसमेंट हो, बढ़िया सा घर हो, चाहे टाउन हाउस हो, सेमी डिटैच हो, लेकिन होना चाहिए, ऐसा हिसाब किताब होना चाहिए। और भाई साहब अभी तो मेंटेनेंस की कॉस्ट ऐड नहीं की है, जो कि महीने के $100-200 हो सकते हैं, और कोई बड़ा खर्चा आ जाए तो भाई $500-600 भी हो सकता है, तो ये भी ऐड हो जाता है जब अपना घर खरीद लेते हैं। ऐसा घर रोहित को खरीदना है अपने बजट में, जो कि $450,000 के आसपास का है, तो उसको
सिटी से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा और अपने ऑफिस डेली ट्रैवल करने के लिए उसको गाड़ी खरीदनी ही पड़ेगी। और अगर वो लोन पे गाड़ी लेता है तो अगर $200 भी उसकी बाई वीकली पेमेंट है तो $400 उसकी मंथली ये पेमेंट बन जाएगी। उसके ऊपर से कुछ $300 उसकी इंश्योरेंस मान के चलें तो $700 ये हो गए। उसके ऊपर से उसका गैस का भी खर्चा होगा, मतलब पेट्रोल का भी खर्चा होगा $200-300 प्रॉबेबली महीने का। तो $900 $1000 उसकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो जाएगा महीने का, जो कि अगर उसके एग्जिस्टिंग खर्चे में ऐड कर दें, अगर घर खरीद लेता है तो $4800 हो गए। तो $4800 वो कमा रहा है, $4800 उसके खर्चा हो जाएगा, तो उस केस में उसकी सेविंग क्या रहेगी। और हाँ, ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक उसने $55,000 सेव किए हैं। अगर वो सारा पैसा वो डाउन पेमेंट में डाल देगा तो उसकी पॉकेट में तो ज़ीरो रहा ना, तो कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है, तो बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि भाई ये हिसाब किताब है, बाकी डिसीजन तेरा है कि भाई लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। आप क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन हाँ, उसको मैंने ये भी बताया कि मेरे पर्सनल ओपिनियन में, मतलब अगर मैं तेरी सिचुएशन में होता तो ये 3 सिनेरियोज अगर होते तो मैं डेफिनेटली आज के डेट में घर खरीदता। तो सबसे पहला सिनेरियो तो ये है कि अगर मैं हाउस हैकिंग करने के लिए रेडी हूँ, कंफर्टेबल हूँ। हाउस हैकिंग का मतलब ये हो गया कि हमने कोई घर खरीद लिया, उसके अंदर 3 कमरे हैं, मे बी बेसमेंट के अंदर एक कमरा बना हुआ है, किचन वगैरह बनी हुई है। तो उस केस में मैं एक कमरे में खुद रह लूँगा, बाकी कमरे रेंट पे चढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो सिंगल हूँ ना। और अगर मेरी शादी हो रखी है तो मैं ऊपर वाले मेन फ्लोर पे रह लूँगा और बेसमेंट का जो एक कमरा है वो रेंट पे चढ़ा दूंगा। तो $1000-1200 वहाँ से आ जाएगा। अगर हाउस हैकिंग करने के लिए बंदा रेडी है, पॉसिबिलिटी है, तो डेफिनेटली बंदा सोच सकता है। लेकिन हाँ, इस चीज़ में रिस्क है, हो सकता है कि भी 6 महीने तक घर रेंट पे ही ना चढ़े या फिर बेसमेंट खाली पड़ी रहे, तो उस केस में अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि भाई मेरी शादी होने वाली है, मेरी स्पाउस आने वाली है, उनकी भी सैलरी लाइक $70,000 $80,000 मेरे आसपास है, दोनों की मिला के 1,60,000 1,70,000 या फिर एटलीस्ट $1.5 लाख हो जाती है। तो उस केस में खरीद सकते हैं कि भी एक बंदे की सैलरी से पूरा खर्चा चल जाएगा और दूसरे बंदे की जो सैलरी है वो सेव हो जाएगी। तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड कर सकते हैं। तो उस केस में भी इतने तक का घर खरीदा जा सकता है $4,50,000 का। लेकिन काफ़ी सारे लोग गलती यही करते हैं कि भी हस्बैंड की सैलरी $80,000 है, वाइफ की सैलरी भी $80,000 है, दोनों की सैलरी कंबाइन होकर हो जाएगी $1,60,000। तो उसको अगर 4.5 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो उस केस में लोग बहुत ही बड़ा घर ले लेते हैं, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो ऐसा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। तीसरा सिनेरियो ये है कि भाई खुद आप अपस्किल करके ऐसी जॉब ले लो कि भाई आपकी सैलरी जो एनुअल है वो 1.5 लाख हो जाती है, लाइक 150 160 140 एनुअली। तो उस केस में भी आप डेफिनेटली घर खरीदने का सोच सकते हो। तो ये हिसाब किताब है। अगर इन 3 सिनेरियो में से कोई फिट मेरे साथ बैठता तो डेफिनेटली मैं घर खरीदता, अगर मैं रोहित की सिचुएशन में होता। बाकी रोहित का खुद का डिसीजन है, और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आपका भी खुद का डिसीजन है। मेरे पे विश्वास मत करो, मैं तो भाई कौन ही हूँ। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि यार फोमो में आके आपको घर परचेज नहीं करना है कि आपके किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने, या फिर किसी जान पहचान के बंदे ने, या फिर किसी रियल्टर ने बोल दिया, या फिर किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया, या फिर किसी और प्रोफेशनल ने बोल दिया कि भाई अब तो घर खरीद लो, आगे जाके तो रेट बढ़ जाएंगे, या फिर आज के टाइम पे तो इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़िया मिल रहा है, या फिर आज के टाइम पे रेट बहुत बढ़िया मिल रहा है, मार्केट गिरी हुई है, ये है वो है। ऐसे फोमो में आके घर मत खरीदना। सिंपली एक रूल है जो आपको फॉलो करना है कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हो। जितने भी अमाउंट का आप घर खरीदोगे, जितनी भी आपकी मॉर्गेज पेमेंट बनेगी, क्या आप उसको अफोर्ड कर पाओगे। सारी चीज़ें मिला के आपका जो खर्चा है ना, घर से रिलेटेड जो खर्चा है कि भी मॉर्गेज पेमेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज़ का बिल, ये सारी चीज़ें मिला के आपकी जो मंथली सैलरी है, टेक होम सैलरी है, उसके 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि भाई उसने ले लिया, मैं तो पीछे रह गया, मेरी तो ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, मैं तो फेलियर प्रूव हो गया, भाई साहब लोग क्या कहेंगे। वो रैट रेस में नहीं फंसना है। अपना देखो कि क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड है डाउन पेमेंट से अलग, क्या मैं अफोर्ड कर पाऊँगा। मॉर्गेज पेमेंट जो बनेगी, मतलब मेरी जो भी सैलरी है उसके 35-30% में मॉर्गेज पेमेंट आती है, उसके साथ यूटिलिटीज़ बिल, ये सारे खर्चे लगा के 40-45% में मेरा सारा काम हो जाएगा घर से रिलेटेड खर्चों का। तो बढ़िया हिसाब किताब है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन अगर ऐसा हिसाब किताब नहीं बन रहा है तो मैं भी अपने इनकम के ऊपर काम करो, या फिर आपके जब स्पाउस आ जाएंगे तब मैं भी सोच सकते हो, या फिर अगर हाउस हैकिंग के लिए कंफर्टेबल हो तो भी आप सोच सकते हो। तो ये हिसाब किताब है। तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बाकी आप भी कमेंट करके अपने विचार शेयर कर सकते हो कि भाई घर खरीदना सही डिसीजन है या नहीं है, या फिर क्या हिसाब किताब है। और हाँ, अगर आप स्किल खरीदना चाहते हो तो डाउन पेमेंट किस तरीके से सेव करनी है, RRSP, FHSA, इनको कैसे यूज़ करके अपनी डाउन पेमेंट सेव करनी है, तो राइट वाली वीडियो चेकआउट करो। और कनाडा के अंदर घर खरीदने का प्रोसेस क्या होता है वो जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।